हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को। और हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए इसमें जो कैरेक्टर्स हैं या उनके जो नाम हैं या जिस रीजन के बारे में ये बात करता है, इससे आप फैमिलियर नहीं है, इसलिए ये आपको बोरिंग लगता है। लेकिन इस वीडियो में नोट्स के जरिए हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, और ये भी नोट्स जो है एनसीईआरटी के वर्ड्स को कॉपी करके लिखा गया है। तो आप इस नोट्स के जरिए आप आसानी पूर्वक इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, ये नहीं कि स्किप कर जाए, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका मतलब होता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर 6 सेक्शंस में बटे हुए हैं। तो पहला सेक्शन है, उसमें बात करता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में, जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, और क्लास 9 में भी हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं। वहीं दूसरा जो सेक्शन है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोग ओल्ड वैल्यूज वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज को देखेंगे कि ओल्ड वैल्यूज क्या कहता है, मॉडर्न वैल्यूज क्या कहता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। थर्ड सेक्शन जो है हमारा है वो एज ऑफ रिवॉल्यूशंस है, जिसमें हम लोग 1832-1848 के बीच के पीरियड को देखेंगे कि किस प्रकार से विद्रोह होता है, उसको दबाया जाता है और ये विशेष साइकिल में फंस के रह जाता है कि रिवॉल्ट हो रहा है, रिवॉल्ट को सप्रेस किया जा रहा है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, सेक्शन होगा, वो होगा मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि किस प्रकार से ब्रिटेन जो है काफ़ी दमनकारी ढंग से अपने देश का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग विजुअलाइज करेंगे नेशन को कि क्या होता है, किस प्रकार से सिम्बॉल वगैरह यूज में आते हैं। और जो लास्ट टॉपिक होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, जो एक प्रकार से आपको पूरे चैप्टर का समरी भी लगेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है। अब आप क्या देखेंगे कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि फ्रेंच जो है मोनार्की से रिपब्लिक बनता है। फ्रेंच मोनार्की से रिपब्लिक बनता है, क्या फ्री में बन जाता है? नहीं, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, घटनाक्रम होते हैं, और इन्हीं घटनाक्रम को हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, माने फ्रांस की क्रांति। और ये होता कब है? 1789 में। तो आपको याद रखना है कि ये 1789 एक ऐसा पीरियड है, ऐसा कालखंड है, जिसमें आप देखेंगे कि खुल करके ये नेशनलिज्म, ये कॉमन फीलिंग वाली बात देखने को मिलती है। कहाँ? फ्रांस में, कि लोग एक होकर के, एकत्रित होकर के, कॉमननेस का भाव आ जाता है उनमें, और वे लोग विद्रोह करते हैं किसके? राजतंत्र के खिलाफ, वहाँ के बुरा व्यवस्था के खिलाफ, और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो 1789 एक ऐसा पहला घटना है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, एक्टिव रोल जो प्ले करते हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज होते हैं, उनमें भी कुछ बुद्धिजीवी हैं। तो वे कुछ ऐसा स्टेप्स लेते हैं जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को जन्म देता है फ्रेंच पीपल में। मतलब जब तक एक नहीं होंगे तब तक विद्रोह नहीं हो सकता है सफलतापूर्वक। तो वे लोग एक कैसे होते हैं, वैसे क्या स्टेप्स थे जो उनके द्वारा लिए गए, जिसके कारण फ्रेंच लोग जो है एकत्रित होकर के सत्ता के खिलाफ लड़ देते हैं, है ना। उन्हीं कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे, उन्हीं मेजर्स को देखेंगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा फ्रांस में लिया जाता है। तो पहला कंसेप्ट वो लोग जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो है ला पैत्रे और ले सितियोन का। ला पैत्रे माने फादरलैंड, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, उसी प्रकार से फ्रांस के जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रांस बाप की जय। और ले सितियोन वहाँ के सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुल मिला के वो चाहते थे, बताते थे, ऐसा कम्युनिटी जो इक्वल राइट्स इंजॉय करे। सेकेंड जो कंसेप्ट वो लोग लाते हैं वो न्यू ट्राई कलर्ड फ्लैग का, कि एक कॉमन प्रतीक रखते हैं जिसको लेकर के सब लोग आगे बढ़ रहे। थर्ड चीज़ आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज था उनको डिसकंटिन्यू किया जाता है, उनको डिमोटिवेट किया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंच को एज ए लैंग्वेज ऑप्शन प्रमोट किया जाता है, ताकि अपनापन बढ़े, लोगों के बीच में एक कॉमन भाषा हो जाए। फोर्थ चीज़ आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड मेजरिंग और वेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहीं फिफ्थ चीज़ आप देखेंगे कि नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जिस प्रकार से जनगण मन गुनगुनाने पर हम लोग एक महसूस करते हैं, एक अलग का प्रेम अंदर से उभरता है, एक अलग का भावना प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार से वहाँ भी नेशनल एंथम क्या रोल प्ले किया होगा। सिक्स्थ आप देखिएगा स्टेट जनरल वेयर इलेक्टेड नाउ। सेवेंथ में आप देखेंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन सब का नतीजा आप क्या देखेंगे कि फ्रेंच आर्मी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा अपने आप को समझना शुरू करता है कि वे लोग झंडा वगैरह के साथ जो है अगल बगल के जो यूरोपियन नेशंस है, फ्रांस के निकटवर्ती जो देश हैं, वहाँ पर झंडा लेकर के चला जाता है इस आइडिया को फैलाने, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडिया को फैलाने चला जाता है। कौन? फ्रेंच आर्मी। तो ये सारा चीज़ आप पहला पेज में देखेंगे एनसीईआरटी के, और उसी को नोट्स के रूप में यहाँ पर कवर किया गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब जैसे ही एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि अब नेपोलियन का एंट्री तो हम लोग क्लास 9 में देख लिए थे, लेकिन 1799 आते आते नेपोलियन पावरफुल हो जाता है, वो काउंसिल में हेड पर पहुंच जाता है और वो युद्ध वगैरह में निर्णय लेना शुरू करता है। अब जैसे ही ऐसा होता है, नेपोलियन पावर में आता है, आप देखेंगे नेपोलियन क्या करता है, फ्रांस के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगेन चेंज करता है और डेमोक्रेटिक सेटअप से मोनार्कियल सेटअप में फिर से कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा क्यों किया रहा होगा? क्योंकि आप देखते हैं कि वो बहुत महत्वाकांक्षी पुरुष है, वो चाहता है कि सारा चीज़ का नेतृत्व उसके हाथ में हो। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे, लेकिन जब मोनार्कियल है तो सब उसके अधीन है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस को लाने के लिए वो एक सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आपके क्वेश्चन आना है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब इस सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड 1804 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कोड लाया गया है, ये जो एक्ट लाया गया है, ये जो पॉलिसी लाया गया है, जो नेपोलियन के द्वारा लाया गया। अब इसमें दो पहलू हैं। पहला जो पॉजिटिव पहलू है वो क्या है? क्योंकि हर सिक्का के दो पहलू होते हैं, है ना। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका या पॉजिटिव पॉइंट्स है इस सिविल कोड 1804 का, वो क्या है? तो इस प्रकार से है। पहला क्या है कि ये फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश करता है, जमींदारी प्रथा को खत्म करता है, बंधुआ मजदूरी को खत्म करता है। थर्ड आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। फोर्थ, यह प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ को एबोलिश करने का काम करता है। मतलब राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, एक एलिट क्लास ही रह जाएगा आगे आने वाले 7 पीढ़ियों तक। तो इसको वो खत्म करने का काम करता है। फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करता है। सिक्स्थ पॉइंट आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि नेपोलियन में कोई कमी नहीं था। तो उसके विचार में क्या कमी था? तो आप देखेंगे कि वो सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस करता है। मतलब जो अखबार वगैरह है या कम्युनिकेशन के माध्यम है उसको नियंत्रित करने का काम किया जाता है। महिलाओं के प्रति बड़ा उदासीन भाव था उसका। उनको न पॉलिटिकल राइट देता है, न प्रॉपर्टी का राइट देता है। साथ ही साथ चूँकि उसका एक्सपेंशनरी विजन था, मतलब वो चाहता था कि सब तरफ हिटलर ही या नेपोलियन हो, फ्रांस ही फ्रांस हो, इसलिए फोर्सफुल रिक्रूटमेंट करता है आर्मी में। तो ये सारे जो स्टेप्स थे या पॉलिसीज़ थे किसके थे? तो हिटलर के थे, सॉरी नेपोलियन के थे, और जो नेपोलियनिक कोड 1804 में थे। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो फ्रांस का हम लोग कंडीशन देख लिए। अब हम लोग यूरोप के कंडीशन को देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना पनपती है। तो 18वीं सेंचुरी के मिड का बात जब आप करते हैं तो यूरोप में कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। सारे स्टेट काफ़ी खंडों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राजघराना हुआ करता था, और कोई कॉमननेस का फीलिंग नहीं था, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का फीलिंग नहीं था। जर्मनी किंगडम्स में बटा हुआ था, इटली को आप देखेंगे तो डचेज में बटा हुआ था, स्विट्जरलैंड को देखेंगे तो कैंटोन्स में बटा हुआ था। ये सारे चीज़ आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ का कंडीशन है? यूरोप का कंडीशन है। आगे जब आप यूरोप के सोसाइटी को देखेंगे तो सोसाइटी ब्रॉडली दो कैटेगरी में बटा हुआ था। एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास था जिसको आप एलीट क्लास कह सकते हैं, और दूसरा पीजेंट्स माने जो गरीब हैं, किसान हैं, उन लोगों को एक कैटेगरी में रखा गया। क्योंकि उस समय इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन था? एग्रीकल्चर था, इसलिए पीजेंट्स को एक बड़ा सेक्शन माना जा सकता है सोसाइटी का। लेकिन आगे आप क्या देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर आता है। कब आता है? 70-50s में आता है। और यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो दौर आता है, इसमें एक नया क्लास उभर करके आता है सामने। इस नए क्लास को आप एजुकेटेड मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो नेशनल यूनिटी की बात करते हैं और अपना कुछ डिमांड रखते हैं। क्या डिमांड रखते हैं? 2 प्रकार का डिमांड रखते हैं। माने उनके सारे डिमांड को आप 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो डिमांड है वो पॉलिटिकल फ्रीडम है, और दूसरा जो डिमांड है वो इकोनॉमिक फ्रीडम है। अब पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या क्या डिमांड रखते हैं? तो पॉलिटिकल फ्रीडम में जो पहला डिमांड रखते हैं कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कंसेंट से बने, सहमति से बने, और राइट टू वोट की वकालत करते हैं, राइट टू गेट इलेक्टेड की वकालत करते हैं। लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं किनको? महिलाओं को। साथ ही साथ वैसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इन दोनों को वो लोग वोटिंग अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम का डिमांड है किसका? मिडिल क्लास का। वहीं इधर देखेंगे जो पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम क्या क्या था उनका डिमांड? तो फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते हैं, रेस्ट्रिक्शन को हटा लेना चाहते हैं। वो कस्टम यूनियन बनाते हैं जिसको जॉलेवेरियन कहते हैं, है ना। किसके मदद से? तो प्रसिया की मदद से 1834 में। वहीं आप देखेंगे कि यूरोपियन करेंसी बहुत ज़्यादा था, इसको 2 तक सीमित करने की बात करते हैं। तो ये सारे फ्रीडम्स की बात कौन कर रहा है? तो मिडिल क्लास कर रहा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। कब आ रहा है? तो 70-50s में आ रहा है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। वहीं 1815 आते आते आप क्या देखेंगे? एक वार होता है, ज़बरदस्त वार, है ना, बैटल ऑफ वाटरलू। याद रखें 1815 में हो रहा है। किनके किनके बीच में हो रहा है? तो 2 धारा के बीच में हो रहा है। एक धारा 4 नेशन है, जिसमें आपको प्रसिया आ गया, रसिया आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया और ब्रिटेन आ गया, और दूसरी तरफ फ्रांस है जिसको लीड कौन कर रहा है? नेपोलियन कर रहा है। लेकिन संजोगवश आप देखेंगे कि नेपोलियन यहाँ पर लूज कर जाता है, हार जाता है। और जैसे ही नेपोलियन हारता है तो लिबरल्स की हार हो जाती है, कंजर्वेटिव्स जीत जाते हैं। कंजर्वेटिव्स माने जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पौराणिक सोच वाले लोग हैं, ये लोग अगेन पावर में आ जाते हैं। और कंजर्वेटिव्स के नेचर को बता रहा है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं मोनार्की को, क्योंकि ये राजा थे और राजा वाले वर्ग को ही सपोर्ट करते हैं, उनके तौर तरीकों को सपोर्ट करते हैं, चर्च को सपोर्ट करते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन के लोग हैं, है ना, ओल्ड स्कूल के लोग हैं, है ना। तो ये इन सारे विचारधाराओं को सपोर्ट करने वाले लोग को ही हम लोग कंजर्वेटिव्स कहते हैं। और वे लोग किस चीज़ को प्रोपागेट करते हैं? कंजर्वेटिज्म को प्रोपागेट करते हैं। तो कंजर्वेटिव्स जीत गया बैटल ऑफ वाटरलू में। आगे आप क्या देखेंगे कि जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू खत्म होता है तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है। ट्रीटी ऑफ वियना किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? वियना कांग्रेस किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा। ड्यूक मेटरनिक कौन है? तो ऑस्ट्रियन चांसलर है, ऑस्ट्रियन चांसलर है। अब याद रखिएगा कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना होता है कौन साइन करता है? तो ये जो 4 कंट्री जीतते हैं, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और
ब्रिटेन, ये लोग आपस में साइन करते हैं। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, तो पहला चीज़ करते हैं कि नेपोलियन के द्वारा जो भी चेंजेज लाए गए हैं उनको अंडू करते हैं, माने उसको हटा देते हैं। तीसरा चीज़ क्या करते हैं, सेटलमेंट ऑफ यूरोप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट ऑफ यूरोप में क्या होता है, ये लोग फ्रांस के जो विस्तारवादी नीति था उससे भयभीत हो चुके होते थे, लिबरल्स से भी भयभीत थे, वो लोग उसको सीमित करना चाहते थे। इसके लिए ये लोग क्या किए कि जो भी क्षेत्र जीते ये लोग इसको आपस में बांट लिए। अब कैसे बांटे, तो उसको हम लोग समझेंगे। पहला चीज़ देखिएगा कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड है ना, एक कंट्री बना दिया जाता है नॉर्थ ऑफ फ्रांस में, माने फ्रांस के नॉर्थ डायरेक्शन में एक कंट्री बना देता है, जिससे फ्रांस का भविष्य में एक्सपेंशन ना हो। यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ है तो नॉर्थ में बना दिया गया एक कंट्री, किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जिनोवा एक बनाया जाता है, जिनोवा को ऐड कर दिया जाता है पिडमोंट में, कहाँ पे, साउथ ऑफ फ्रांस में। यहाँ पर तो देखिए ऊपर से भी फ्रांस का एक्सपेंशन भविष्य में बंद हो गया और नीचे से भी बंद हो गया। फिर आगे देखिएगा नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रिया में जोड़ दिया जाता है, तो इससे भी कंट्रोल कर लिया जा रहा है। प्रसिया जो न्यू फ्रंटियर है उसको वेस्ट में है ना ये कर दिया जाता है, सॉरी यहाँ पे है ना, तो इधर भी बॉर्डर जो है फ्रांस का सीमित कर दिया गया। पोलैंड जो है रसिया को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सेटलमेंट ऑफ यूरोप है इसमें क्या हो रहा है कि जो क्षेत्र जीता गया है इन 4 कंट्रीज़ के द्वारा, इसको आपस में इस प्रकार से बांट रहे हैं कि फ्रांस को न्यूट्रलाइज किया जा सके, फ्रांस के फ्यूचर में जो एक्सपेंशन हो सकता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि आप देखें हैं कि कंजर्वेटिज्म जीत गए, जिसका मतलब मोनार्की वाला जो ग्रुप था वो जीत गया है, लिबरल्स हार गए। तो लिबरल्स हार गए तो क्या वो बैठ जाएंगे? नहीं, वो बैठे नहीं है, वो चुपचाप गुप्त रूप से अंडरग्राउंड वे में अपने आंदोलन को जीवंत रखे हुए हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो जब आप देखेंगे कि लिबरल्स अंडरग्राउंड रूप से अपने आंदोलन को जारी रख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो सीक्रेट सोसाइटीज़ का निर्माण कर रहे हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी क्या कर रहा है, तो ये एडवर्टाइज कर रहा है राजा के राजतंत्र के बुराइयों को लोगों तक पहुंचा रहा है, उनको जागरूक कर रहा है। साथ ही साथ इसके लिए क्या किया जा रहा है, कौन आंदोलन को लीड कर रहा है ये सीक्रेट सोसाइटीज़ वाले लिबरल्स के आइडिया को, तो इटालियन रिवोल्यूशनरी है ग्यूसेप मैजिनी। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा कि मैजिनी जो है ये इटालियन रिवोल्यूशनरी वही इसको लीड कर रहा है, किसको, सीक्रेट सोसाइटीज़ को। और ये मैजिनी कहाँ जन्म लेता है, तो जिनोवा में 1805 में। अब ये मैजिनी क्या करता है, 2 संस्था बनाता है, एक यंग इटली मरसाए में और दूसरा यंग यूरोप बर्न में। तो ये 2 संस्था को बनाता है, कौन बनाता है, मैजिनी बनाता है। कौन बनाता है, मैजिनी बनाता है। मैजिनी के बारे में यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। मैजिनी के बारे में कहता है कि मैजिनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये बात कौन कह रहा है, ये बात ड्यूक मैटरनिक कह रहा है कि मैजिनी हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसके बारे में कह रहा है, मैजिनी के बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है, ड्यूक मैटरनिक कह रहा है, क्योंकि ड्यूक मैटरनिक किसके कैटेगरी में आ रहा है, कंजर्वेटिव वाले ग्रुप में आ रहा है, और मैजिनी लिबरल्स के बारे में ग्रुप में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लड़ाई चल रहा है, वो तो बैटल वाटरलू चल रहा है, लेकिन मेन थीम क्या है लड़ाई का, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में लड़ाई चल रहा है। आगे हम लोग सेक्शन में जो पहुंच रहे हैं वो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है। एज ऑफ रिवॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव और लिबरल तो फाइट कर रहे हैं, लिबरल के साथ नेशनलिस्ट भी जुड़ जाते हैं, और लिबरल नेशनलिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर आंदोलन चलाते हैं। कहाँ कहाँ, तो पोलैंड में, जर्मनी में, इटली में, ऑटोमन एम्पायर में, ब्रिटेन में, इन सब जगहों पर लिबरल और नेशनलिस्ट जो है आंदोलन चला रहे हैं। किसके खिलाफ चला रहे हैं, कंजर्वेटिव्स के खिलाफ चला रहे हैं। अब क्या क्या हो रहा है हम उसको देखेंगे, आंदोलन किस प्रकार से हो रहा है। पहला आंदोलन आपको पढ़ना है जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, कहाँ पे, फ्रांस में। इसके तहत क्या होता है, जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो जीत गए हैं, जो पुराने सोच वाले लोग हैं, वो लोग बर्बन डायनेस्टी को फिर से एस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ पे, फ्रांस की गद्दी पर। लेकिन जो लिबरल्स हैं उसको फिर उसी साल 1830 में ही हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, बर्बन डायनेस्टी को। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, अपराइजिंग देखेंगे, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में क्या होता है, बेल्जियम टूट जाता है, अलग हो जाता है, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, कौन, बेल्जियम। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में आप देखेंगे कि यह जो ग्रीक है पहले ऑटोमन एम्पायर के कब्जा में था। ऑटोमन एम्पायर का शासक कौन था, तो मुस्लिम रूलर्स थे। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ग्रीक को ही क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, मीन्स यूरोपियन सभ्यता का पालना। ठीक है, और ग्रीक जो अपना इंडिपेंडेंस का लड़ाई लड़ता है वो उसका पीरियड क्या है, 1821 टू 1830 के बीच में। और फाइनली 1832 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन किया जाता है, जिसके तहत ग्रीक को आज़ाद किया जाता है, आज़ाद देश घोषित किया जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोएट लॉर्ड बेयॉन, जिसका नाम आप याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट कवि हैं जो ग्रीक के संदर्भ में आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चूँकि हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन में एक टर्म दिया गया है, इसी में एक सेक्शन है रोमांटिसिज्म, मतलब रूमानी। रूमानी कहने का मतलब यहाँ पर ये क्यों दिया गया, तो बताया जा रहा है कि क्या जो आंदोलन का आप देख रहे हैं ये केवल लड़ाई के जरिए ही हो रहा है, नहीं, एक और भी तरीका है, कविताओं के जरिए, कवि द्वारा, गायकों के द्वारा गायनों के जरिए, नर्तकियों के द्वारा नृत्य के जरिए भी राष्ट्रीयता की भावना को पनपाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। वही रोमांटिसिज्म है, जिसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग रूमानी। यह एक कल्चरल मूवमेंट है,
है ना, क्यों है? तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाने के लिए है, लोगों में फीलिंग जगाने के लिए है। और इसका सबसे खराबी अगर एक पॉइंट आप देखेंगे तो ये है कि ये क्रिटिसाइज करता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस और रीजन को, मतलब विज्ञान और तर्क को ये खारिज करता है ना। और सही भी है, गलत भी है। सही इसलिए है कि ये कोई भी रीजन पर बिलीव नहीं करता, ये बोलता है कि कोई मेरे सेंटिमेंट से जुड़ गया, मेरा भावना है किसी चीज़ के प्रति तो है, अब जो भी हो उसके पीछे हम रीजन तर्क नहीं खोजेंगे। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जिसका नाम है जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखना है इसका नाम कि जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये दो आइडिया देता है, दास वॉल्क और वॉल्केजिस्ट का। दास वॉल्क क्या है? एक ट्रू जर्मन कल्चर है। अब ये कह रहा है कि ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर किया जाना चाहिए एमॉन्ग कॉमन पीपल, मतलब आम लोगों के बीच में ही आप ट्रू कल्चर खोज सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर को फॉलो कौन करता है? तो कॉमन पीपल ही फॉलो कर रहा है या लोग ही फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रू कल्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कॉमन पीपल के बीच में। वॉल्कजिस्ट क्या है? तो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन जो है इसको पॉपुलराइज किया जाना चाहिए, किसके जरिए? तो फॉल्क सॉन्ग के जरिए, फॉल्क पोएम के जरिए, फॉल्क डांस के जरिए, ठीक है। तो ये वॉल्कजिस्ट हो गया। तो ये दो कंसेप्ट देता है कौन? हर्डर। तो ये याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पोलैंड का केस दे रहा है कि पोलैंड पार्टीशन होता है, पार्टीशन होता है, मतलब उसको बांटा जाता है, तोड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पोलैंड के जो लोग हैं उनको पॉलिश लोग बोला जाता है। पॉलिश, ये इनमें जो नेशनलिस्ट की भावना है वो खत्म नहीं होती है, बढ़ती ही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहा है, कैरोल कुरपुनिस्क। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सेलिब्रेट करते हैं अपने नेशनल स्ट्रगल को, किसके जरिए? तो म्यूजिक और ओपेरा के जरिए। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब ये जो पोलैंड का जो रीजन है ये रसिया के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, मन इस पर रसिया का आधिपत्य है। और रसिया जो है पोलिश लैंग्वेज को दबाने का पूरा प्रयास करता है। स्कूल की किताबों से पोलिश लैंग्वेज को हटाता है। यहाँ इवन की पॉप जो प्रेयर करा रहे हैं अगर पोलिश लैंग्वेज में हो रहा है तो उन पॉप को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर विरोध कर रहा है, लेकिन रसिया जो है इसको दबा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिवॉल्ट तो हो रहा है लेकिन इसको सप्रेस भी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अभी। 1830 में हम लोग पोलैंड का केस तो देख लिए। अब 1830 आते आते क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक हार्डशिप इंक्रीज कर जा रहा है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा है, फूड का डिमांड भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और क्राइसिस भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन फसल का उत्पादन घट रहा है, प्रॉब्लम मल्टीप्लाइड हो जा रहा है। ये सारा समस्या इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा, देश में देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन हैपन हो रहा है कहाँ? फरवरी 1848 में फ्रांस में। यहाँ पर लुइस फिलिप क्या करता है? अंत में भाग जाता है। ये सारा सिचुएशन को देख करके, आक्रोशित लोगों को देख करके, बेचैन लोगों को देख करके वो भाग जाता है। अब एज ए रिजल्ट क्या होता है? जब वो भागता है तो नेशनल असेंबली फॉर्म किया जाता है ना, रिपब्लिक घोषित किया जाता है। लोगों को 21 साल से ऊपर के लोगों को वोटिंग राइट दिया जाता है। राइट टू वर्क जो है वो गारंटीड किया जाता है। साथ ही साथ जो सरकारी कल कारखाने हैं उनको स्थापित किया जाता है। ये सारा घटनाक्रम आपको फ्रांस में देखने को मिलता है। अब साइलेसिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि साइलेसिया का क्या घटना है, एपिसोड है। तो यह बेसिकली टसल है, एक विवाद है किसके बीच में? वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। क्या विवाद है? तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करता है? वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है बुनकरों को, और बुनकर क्या करते हैं? फिनिश गुड सप्लाई करते हैं। तो विवाद क्यों हो रहा है? तो विवाद लो वेज का है। और विवाद बाद में इतना बढ़ जा रहा है कि जो वीवर्स के ग्रुप हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के मैंसन्स पर, माने उनके घर पर हमला करते हैं, उनके दीवारों को, खिड़कियों को, सामानों को तोड़ा जाता है। अंत में कॉन्ट्रैक्टर जो उग्र आक्रोशित भीड़ को देखता है तो भय से भाग जाता है बगल के गांव में, लेकिन बगल के गांव के लोग उनको शेल्टर नहीं देते हैं। एज ए रिजल्ट कुछ दिनों बाद सैनिक की मदद ली जाती है और सैनिक इस रिवॉल्ट को दबाते हैं, अगेन सप्रेस करते हैं और 11 वीवर्स को गोली मार दी जाती है। तो फिर आप देख रहे हैं कि रिवॉल्ट हो रहा है, रिवॉल्ट को सप्रेस किया जा रहा है। ये दूसरा घटना आप पढ़ पा रहे हैं। तीसरा घटना, अब ये हम लोग फोर्थ घटना देख रहे हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1848 इन जर्मनी। इसमें क्या देखेंगे कि ये रिवॉल्ट किसके द्वारा? लिबरल्स के द्वारा किया जाता है। इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास भी पार्टिसिपेट करते हैं। लिबरल्स का डिमांड क्या है? तो एक नेशन स्टेट का क्रिएशन हो जो कि पार्लियामेंट प्रिंसिपल पर आधारित नेशन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस एसोसिएशन की वकालत करते हैं वे लोग। मिडिल क्लास जो जर्मनी के हैं वो डिसाइड करते हैं वोट करने का, है ना। और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म होता है। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मार्च करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर। किस भाव से? तो कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है और मोनार्की को वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रखेंगे। और आगे आप क्या देखिएगा कि जो प्रसिया का राजा है फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर, इसको जर्मनी का सत्ता सौंपा जाता है, उसको सौंपने की पेशकश की जाती है। लेकिन ये फ्रेडरिक जो है वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि यह कंजर्वेटिव ग्रुप का है। ये देखता है कि हम कंजर्वेटिव्स के विरुद्ध काम कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये भी विचार होता है कि जो मोनार्कियल
किंग हुआ उसके पास पावर कहाँ है, इसलिए फ्रेडरिक जो है रिजेक्ट कर देता है इस ऑफ़र को। अब आप क्या देखेंगे कि सारा पावर उसके बाद नेशनल असेंबली के हाथों में चला जाता है, लेकिन आपस में ही विवाद हो जाता है। क्यों विवाद हो जाता है कि नेशनल असेंबली जो है वो डिमांड्स जो है वर्कर्स के उसको इग्नोर कर देता है। जब नेशनल असेंबली जो है वर्कर्स के डिमांड को इग्नोर करता है तो मिलिट्री को बुलाना पड़ता है और मिलिट्री नेशनल असेंबली को बैन कर देता है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि आंदोलन तो हुआ, रिवॉल्ट हुआ, लेकिन फिर सप्रेस कर दिया गया। तो ये चौथा घटना आप देख रहे हैं। इसी बीच जब आप रोल ऑफ वीमेन को देखेंगे कि महिलाओं का क्या योगदान है, किस प्रकार से भूमिका है, तो आप देखेंगे कि वे लोग बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स में, डिमॉन्स्ट्रेशंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माने धरना प्रदर्शन में। वे लोग अपना न्यूज़पेपर भी पब्लिश कर रहे हैं। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में पढ़े थे कि क्लब भी अपना एस्टैब्लिश करते हैं, बट लेकिन उनको पार्लियामेंट में ऑब्जर्वर का ही स्टेटस मिल रहा है, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो इतना घटनाक्रम को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, एक साइकिल बन गया है। क्या रिवॉल्ट तो हो रहा है, रिवॉल्ट तो हो रहा है लेकिन सप्रेस कर दिया जा रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है लेकिन सप्रेस कर दिया जा रहा है। बार बार एक विशियस साइकिल में रिवॉल्ट हो रहा है और सप्रेस किया जा रहा है। तो सप्रेशन और रिवॉल्ट का चक्र चला जा रहा है। अंत में कंजर्वेटिव्स इस पर कुछ गौर करते हैं। वे लोग सोचते हैं कि किसी न किसी दिन ये एक बिगर प्रॉब्लम बन जाएगा। सो वे लोग खुद से नेशनल सेंटिमेंट को प्रमोट करना शुरू करते हैं। अब यहीं पर आप पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी का, है ना, जर्मनी किस प्रकार से निर्मित होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जर्मनी का जो मेकिंग है, यूनिफिकेशन है, वो 1848 में लिबरल्स के द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन इस स्टेप को मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा दबा दिया जाता है। इसलिए अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्मन के यूनिफिकेशन का वो प्रसिया के मत्थे आ जाता है। प्रसिया का जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है बिस्मार्क। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा। बिस्मार्क जो है प्रसिया का चीफ मिनिस्टर है। इसी को चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का। ये जो है 3 लड़ाई लड़ता है 7 साल के पीरियड में, किससे किससे, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, और इस सब में प्रसिया जीत जाता है। मतलब बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसिया जीतता है। इसलिए फाइनली जनवरी 1871 में प्रसियन किंग विलियम वन को एम्परर घोषित किया जाता है, और आगे जाके 18 जनवरी 1871 को जर्मन एम्पायर भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसमें एक मीटिंग अटेंड होता है हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्साई में, जिसमें बहुत सारे जो प्रिंसेस होते हैं जर्मनी के, वे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी गणमान्य लोग होते हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और जर्मनी को एक एम्पायर घोषित कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जब जर्मनी के यूनिफिकेशन को देख लिए तो इटालियन यूनिफिकेशन को देखेंगे। बेसिकली इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ है, लेकिन ज्योग्राफिकली जब मैप पर आप देखेंगे तो 3 भाग में बटा हुआ है। ये ऊपर वाले भाग को हम लोग नॉर्थ कहेंगे, नीचे वाले को साउथ, और बीच वाले को मिडिल। तो नॉर्थ वाला जो भाग है वो किसके कंट्रोल में है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में है। जो मिडिल वाला भाग है ये वाला, ये पॉप के कंट्रोल में है, जो पॉप पादरी होते हैं। और ये जो साउदर्न पार्ट है ये किसके कंट्रोल में है, तो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में है। तो इस प्रकार से कंट्रोल है। बस 7 स्टेट में से एक स्टेट ऐसा है सार्डिनिया पिडमोंट, जो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रेस्ट पोर्शन पर दूसरे का कब्जा है। अब आगे आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ग्यूसेप मैजनी का इंपॉर्टेंट रोल आता है। मैजनी का नाम आप पहले पढ़े हैं। ये एक यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। कैसे करता है, तो अपना सीक्रेट सोसाइटी बना करके, जिसका नाम है यंग इटली, मर्सेली में बनाता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए ये मिशन फेल कर जाता है। तब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इटली के यूनिफिकेशन का वो आ जाता है सार्डिनिया पिडमोंट के राजा पर, जिसका नाम है विक्टर इमैनुअल II। सार्डिनिया पिडमोंट जो 7 में से एक स्टेट है। अब इमैनुअल II जो है अपने चीफ मिनिस्टर काबूर को, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है याद रखिएगा, को कमांड करता है और बोलता है कि, और काबूर क्या करता है, टैक्टफुली ऑस्ट्रिया को डिफीट कर देता है। डिफीट कर देता है किसके मदद से, फ्रांस के मदद से। और इससे आप देखेंगे कि नॉर्दर्न इटली जो फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के कब्जा में था, वो फ्री हो जाता है। आगे गैरिबल्डी एक कैरेक्टर आता है। गैरिबल्डी जो है लोकल लोगों, स्थानीय लोगों के मदद से बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन को हरा देता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि साउदर्न पोर्शन भी फ्री हो जाता है। जब नॉर्थ साउथ फ्री हो जाता है तो पॉप देखता है कि बड़े बड़े तुर्रम खान गए तो हम क्या है, तो पॉप क्या करता है, गिव अप कर देता है, और मिड पार्ट भी जो है इटली का वो फ्री हो जाता है। और नतीजा क्या होता है कि 1861 में विक्टर इमैनुअल II जो है उसको इटालियन किंग घोषित कर दिया जाता है। तो ये इटली का यूनिफिकेशन है। अब हम लोग स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखेंगे कि 18th सेंचुरी तक ब्रिटेन जो है नेशन स्टेट नहीं था। इसका डाइवर्स पॉपुलेशन था, बड़ा भिन्नता था, है ना। बेसिकली ये 4 भाग में बटा था। पहला इंग्लिश ग्रुप ऑफ पीपल था, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल वेल्स था, तीसरा कुछ लोग स्कॉटिश लोग थे, कुछ इरिश थे। इनमें ब्रिटेन जो हम लोग बोलते हैं ना, वो लोग बेसिकली इंग्लिश वाले ही थे। ये बाद में जा करके वेल्स को कब्जा कर लिए, स्कॉटलैंड, फिर इरिश को, सबको आपस में मिला लिए। और इन तीनों का अपना अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था, सब डिफरेंट था। इंग्लिश पार्लियामेंट जो है ना, एक ही दूरगामी फैसला लिया। वो क्या कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो है मोनार्की से अपना पावर सीज कर लेता है 1688 में ही, और ब्रिटिश पार्लियामेंट पावर में आ जाता है। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पावर में आता है तो वो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पास करता है। इसके तहत क्या होता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मिल जाता है।
है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि स्कॉटलैंड पर दमनकारी नीति अपनाते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को थोपते हैं स्कॉटलैंड पर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ब्रिटिश आइडेंटिटी थोपा जाता है स्कॉटिश पीपल पर, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। और ब्रिटिश जो है स्कॉटलैंड के भाषा को हम लोग गैलिक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। तो गैलिक लैंग्वेज को सप्रेस करते हैं, इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, और उनको अपना जो ड्रेस है स्कॉटलैंड पीपल का उसको भी बैन कर देते हैं। तो इस प्रकार से स्कॉटलैंड को लोग दबा के अपने में मिला लेते हैं। नेक्स्ट जो आप देखिएगा वो स्टोरी ऑफ आयरलैंड है। आप आयरलैंड के सोसाइटी को देखिएगा तो सब लोग क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन क्रिश्चियन दो पार्ट में बटे हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट। अब ये जो प्रोटेस्टेंट है वो लोग ब्रिटिश के द्वारा सपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब सपोर्ट किए गए तो इनका पलड़ा भारी पड़ गया। अब ये लोग कैथोलिक को दबाना शुरू करते हैं। जब दबाना शुरू करते हैं तो कैथोलिक में एक लीडर उभर के आता है जिसका नाम वुल्फ टोन है। ये इसको नेतृत्व प्रदान करता है अपने आंदोलन को, कैथोलिक आंदोलन को, लेकिन इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है और ये आंदोलन फेल कर जाता है। फाइनली आयरलैंड जो है 1801 में ब्रिटेन में, यूके में मिल जाता है। जब इतना हो जाता है तो यूके फाइनली स्वेप में आ जाता है, और इसका अपना एक सिंबल होता है, अपना फ्लैग है यूनियन जैक, और इसका एक नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबेल किंग, और ये इसका एक कॉमन लैंग्वेज है जिसका नाम है नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से यूके के ओरिजिन को आप देख रहे हैं। तो वो तो यूके का था केस। अब हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन को किस प्रकार से देखते हैं, तो बहुत सारे सिम्बॉल्स वगैरह के बारे में चर्चा है इसमें। हम लोग शॉर्ट में इसको देखेंगे कि ब्रोकन चेन, रेड कैप है ना, ये सिम्बलाइज करता है किस चीज़ को, लिबर्टी को याद रखना है। जस्टिस का सिंबल क्या है, तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, कानून अंधा है। हम लोग सुने हैं डायलॉग। एलोगोरी के बारे में बात कर रहा है। एलोगोरी क्या है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसमें क्या होता है, एक इमेजिन्ड फिगर माना जाता है नेशन का। जैसे हम लोग भारत माता को माता मानते हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर था नहीं कहीं भी कोई ग्रंथ में वगैरह में, लेकिन चूंकि ये इमेजिनरी पिक्चर होता है, वैसा ही उसी को एलोगरी कहते हैं, जो कि रियली एग्जिस्ट ना करे, लेकिन उसको हम लोग इमेजिन फिगर को हम लोग नेशन का दर्जा देते हैं। फ्रांस में भी ऐसा देखने को मिला, जर्मनी में भी, तो यही एलोगरी है। आगे हम लोग का जो लास्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रीयता की भावना, लव फॉर वंस ओन नेशन। लेकिन यही नेशनलिज्म जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, ईगो बन जाता है, यही महसूस होता है कि हम ही बेस्ट हैं, हम होने चाहिए, बाकी कोई नहीं है, तो इंपीरियलिज्म आ जाता है। मतलब जब नेशनलिज्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में परिवर्तित हो जाता है, और नेशनलिज्म प्लस टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इसी को हम लोग इंपीरियलिज्म बोलते हैं, जो कि जानलेवा है, खतरनाक है, दुनिया के लिए हानिकारक है। आगे आप क्या देखेंगे, इसी का जीवंत उदाहरण ये चैप्टर है पूरा, जिसका समरी आप कह सकते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि हम लोग देखे हैं कि बाल्कन रीजन शुरुआती दौर में किसके कंट्रोल में था, तो ऑटोमन एम्पायर के, और उसके शासक कौन थे, तो मुस्लिम रूलर। जब ये क्षेत्र फ्री होता है तो कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, किसके किसके बीच में, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, रसा के। क्यों कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, क्योंकि ये लोग इस पर कंट्रोल चाहते हैं। क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि ये रिसोर्सफुल रीजन है, क्या है, संसाधनपूर्ण रीजन है। और यही जब कन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी इंटेंस हो जाता है तो ये W1 बन जाता है, वर्ल्ड वार 1, आगे वर्ल्ड वार 2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्या हो पाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, शॉर्ट था। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू।